नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। टाइम्स ऑन भारत के साथ अब इस वक्त है और मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज लोकतंत्र में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में जो उथल पुथल के बाद सरकार बनी है, नई सरकार जो आज महाराष्ट्र के सदन में अपना कम से कम बहुमत सिद्ध कर पाई और उसके बाद ताकत दिखाई पड़ी एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार की। लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी दिखी जिस तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, मजाक भी उड़ रहा है। ये तस्वीर मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की है। इसके साथ ही आज विधानसभा में कई तस्वीरें दिखाई पड़ी। कुछ विधायक, ये आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस ने कैसे बताया एकनाथ शिंदे को, खड़े हो जाओ भाई, अभिवादन स्वीकार करो, सरकार बन गई है। तो असली रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में, इस तस्वीर से साफ जरूर हो गया है। कुछ विधायक ऐन वक्त पर शिंदे गुट में शामिल हो गए। महाविकास आघाड़ी सरकार में रहे मंत्री, कुछ नेता पाला पलट गए, वक्त पर विधानसभा में पहुंच ही नहीं पाए। आखिर में नतीजा वही निकला जिसका सबको अंदेशा था। शिंदे सरकार ने आसानी से फ्लोर टेस्ट जीत लिया। लेकिन जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, ये तस्वीर जो आपको बार बार दिखा रहा हूं, शायद ये किसी तस्वीर को लेकर विपक्ष अभी से ही बात कर रहा है। महाराष्ट्र में रिमोट कंट्रोल की सरकार की बात हो रही है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री जरूर हैं, पर इस तस्वीर ने कम से कम यह जरूर साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री के पीछे कम से कम अभी असली खेल, असली रिमोट किसके पास है। या सभागृहात महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार ने बहुमत तो आसानी से साबित कर दिया, लेकिन इसके ठीक बाद एक तस्वीर दिखी जिसे विपक्ष पहले दिन से ही रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कह रही है। पहले इस 11 सेकंड के वीडियो को देखिए। देवेंद्र फडणवीस अपना भाषण खत्म करने ही वाले थे कि एकनाथ शिंदे उनसे इशारे में पूछते हैं कि क्या मैं सदन में खड़ा होकर हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करूं। वैसे तो यह बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन फडणवीस से जिस अंदाज में शिंदे पूछते हैं उसमें कई संदेश छिपे हैं। संदेश ये कि शिंदे को इतनी मामूली बात के लिए पूछना क्यों पड़ा। कहने वाले तो पहले से कह रहे थे कि ये सरकार पूछ पूछ कर ही चलेगी। शायद ये तस्वीर उसी बात की पहली तस्दीक तो नहीं है। या सभागृहात तस्वीर से इतर महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 था। मतलब शिंदे सरकार को 145 विधायकों का साथ चाहिए था, लेकिन उनको इससे कहीं ज्यादा विधायकों का समर्थन मिला। एकनाथ शिंदे के पक्ष में 164 वोट पड़े, विपक्ष को मात्र ये बदले की भावना से हुआ है। आपने मुख्यमंत्री किसको बनाया? एकनाथ शिंदे जी, जो शिवसेना से जुड़े हुए थे। 2.5 साल पहले जब हमने ये प्रस्ताव रखा था कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री, हम जो आपने एग्रीमेंट किया था हमसे पॉलिटिकल, उसके मुताबिक हम करेंगे, तब हमने हमारा मुख्यमंत्री होने नहीं दिया। अभी
वहीं महाराष्ट्र में नई सरकार भले ही बन गई हो, शिंदे की सरकार फ्लोर टेस्ट में पास भी हो गई हो, लेकिन कई मोर्चों पर लड़ाई अभी चलेगी, जिसमें सबसे पहला मोर्चा यही है कि असली शिवसेना पार्टी किसकी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में आज जो फ्लोर टेस्ट हुआ उसके बाद सभी को लगने लगा कि ये सरकार का रिमोट कंट्रोल कहाँ है। इसकी एक और जो कम से कम अभी तक की आशंका जताई जा रही थी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ पहले आपको बता देता हूं। शाम 7 बजे आज देवेंद्र फडणवीस के घर पर जो महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल है उसको लेकर चर्चा होनी है, यानी कि उप मुख्यमंत्री के घर पर चर्चा होनी है कि मंत्रिमंडल जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री शामिल होंगे। इसको लेकर जो चर्चा है वो होने वाली है उप मुख्यमंत्री के घर पर। शाम 7 बजे बताया जा रहा है कि ये मीटिंग होगी। इसी चलते हैं मेरी सहयोगी शिवानी के पास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, सरकार बन गई है, अब कैबिनेट बनने वाली है, लेकिन कैबिनेट बनने की जो तैयारी है और उस कैबिनेट में कौन कौन होगा, इसकी जो कहीं ना कहीं जो पूरा विचार विमर्श है वो होना देवेंद्र फडणवीस के घर पे है। यानी कि मान लिया जाए कि पूरा खेल जो है वो है फडणवीस साहब के हाथ में। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात इस मीटिंग को लेकर मैं ये बता दूं कि जब मैं अभी कुछ देर पहले हाउस में बैठी थी असेंबली के, जहाँ पर सभी जो है वोटिंग के बाद जो है निर्णय के बाद हर नेता जो है अपना भाषण करता है, संबोधन करता है लोगों को, पूरे असेंबली को। उस दौरान एकनाथ शिंदे ने करीबन आधी दर्जन बार जो है देवेंद्र फडणवीस को कलाकार कहा। ये कहा कि यही है वो कलाकार जिन्होंने हर एक चीज को प्लान किया है। पता नहीं कि ये कब कौन सी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर दे, क्योंकि इनका ही प्लान था इस तरीके का कि जब मेरे एमएलए रात को सोते थे तब मैं निकलता था और उनके उठने के पहले मैं सुबह वापस भी लौट आता था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही जो हैं वो इस पूरे अलायंस के मास्टरमाइंड हैं। जो सारी चाबियां हैं वो देवेंद्र फडणवीस के हाथों में हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि देवेंद्र फडणवीस ने भी मजाक में उनको टोकने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत बोलिए, लेकिन उसके बावजूद भी है जो एकनाथ शिंदे लगातार कहते हैं कि असली कलाकार तो देवेंद्र फडणवीस ही हैं। सारी चीजें यही निर्धारित करते हैं, इन्होंने ही हर चीज को लेकर कॉल लिया है यहाँ पर। तो ये साफ हो जाता है कि भले ही सीएम यहाँ पर एकनाथ शिंदे हो, लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ जाएगा उसको लेकर बीजेपी भी बहुत ज्यादा क्लियर रहेगी। देवेंद्र फडणवीस के जो आखिरी फैसले होंगे वही निर्धारित करेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट किसे मिलेगा, कौन सा मंत्रालय किसे मिलेगा, कौन सा व्यक्ति किस मंत्री के पद पर नियुक्त होगा। सब कुछ देवेंद्र फडणवीस को ही करना है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, चेहरा एकनाथ शिंदे हो, लेकिन सरकार तो देवेंद्र फडणवीस की है, इस बात में कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की ही और शरद पवार की, जिन्होंने शिंदे सरकार को लेकर एक भविष्यवाणी भी कर दी है और जिसकी उल्टी गिनती उन्होंने आज से ही शुरू करा दी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर ये सरकार गिर जाएगी। उसके बाद इस सरकार जो है वो मध्यवर्ती चुनाव होंगे महाराष्ट्र में। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि शरद पवार ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से क्या कहा है और ये क्यों कहा कि इंतजार करो, सिर्फ 6 महीने का चुनाव आने वाला है। इसके साथ साथ शरद पवार ने राज्यपाल पर भी निशाना साधा। क्या महाराष्ट्र की सियासत का असल ट्विस्ट अभी बाकी है, या फिर क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से कोई बड़ा खेल होगा? एक तरफ शिंदे सरकार फ्लोर टेस्ट में पास होकर जश्न में डूबी है, तो दूसरी तरफ शरद पवार के एक बयान ने पूरे राजनीतिक खेल को पहले से ज्यादा रोमांचक बना दिया है। शरद पवार राजनीति के पुराने और माहिर खिलाड़ी हैं। वक्त के हिसाब से सियासत साधने की कला में माहिर पवार ने जो भविष्यवाणी की है उसके कई मायने हैं। पहले जानिए कि वो बयान है क्या। महाराष्ट्र में नवगठित सरकार अगले 6 महीनों में गिर सकती है, इसलिए सभी को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। रविवार की शाम को शरद पवार मुंबई में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित कर रहे थे।
इसी संबोधन में उन्होंने कहा कि अभी वक्त है, तैयार रहिए। अगले 6 महीने में फिर से महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी और चुनाव का माहौल बनेगा। पता नहीं पवार ने किस आधार पर यह बात कही, पता नहीं किस आधार पर उन्होंने शिंदे सरकार का समय निर्धारण किया है, लेकिन इस बयान के बाद से महाराष्ट्र की राजनीती में नई चर्चा शुरू हो गई है। असं आहे का की हे सरकार जास्तीत जास्त 5-6 महिने टिकेल आणि आता या गोष्टीचा अंदाज लावून जर आदरणीय साहेबांनी बोलले असतील तर स्वाभाविक आहे की साहेबांना जेवढं राजकारण कळतं तेवढं राजकारण मला नाही वाटत या देशात होणार। शरद पवार ने शिंदे गुट के पूरे खेल को बहुत करीब से देखा। मुंबई से सूरत, गुवाहाटी, गोवा में ठहरने वाले विधायकों की राजनीतिक चाल को भी करीब से देखा। बावजूद इसके वो अपनी पार्टी वाली गठबंधन की सरकार को बचा नहीं सके, लेकिन अब पवार ने बारीकी से कुछ बातें बताकर शिंदे सरकार के सत्ता में रहने का वक्त तय कर दिया है। शिंदे को समर्थन देने वाले विधायक खुश नहीं। विभाग बंटवारे के बाद असंतोष सामने आएगा। आखिर में सरकार गिरने की संभावना बनेगी। लेकिन ज्यादा दिन सरकार वो नहीं चलाएगी। जिसके पास इतने एमएलए है वो किसी और गुट का नेता को मुख्यमंत्री ज्यादा दिन नहीं रहने देंगे, किसी और को ताकत नहीं देंगे। बात सिर्फ सरकार चलने और नहीं चलने को लेकर ही नहीं है। पवार ने तो राज्यपाल कोश्यारी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले पवार का ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने शपथ ग्रहण के वक्त राज्यपाल के व्यवहार को लेकर तंज किया है। मैं 1967 से शपथ देख रहा हूँ। मैंने 1972, 1990 तक शपथ भी ली थी, लेकिन किसी भी राज्यपाल ने मुझे कुछ नहीं दिया। शपथ गलत हो रही थी, लेकिन राज्यपाल ने इसे नजरअंदाज कर दिया। हमने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देते देखा। बात सिर्फ शरद पवार के ट्वीट तक ही नहीं है। उनके बयान को सामना में लिखा गया है, जिसमें राज्यपाल के पेड़ा खिलाने को लेकर के भी सवाल है और तंज भी। मैं अब तक 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका हूं, लेकिन राज्यपाल ने एक बार भी मुझे पेड़ा नहीं खिलाया। तो पिछले 2 दिन में शरद पवार के 2 बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नए ट्विस्ट जरूर सामने आए हैं, लेकिन आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या अगले 6 महीने में फिर से महाराष्ट्र में नई सरकार बनेगी, और बनेगी तो क्या फिर से राज्यपाल पेड़ा खिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो शरद पवार को इस बात का गम है कि इतने साल की राजनीति में इतने बार मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कभी भी राज्यपाल ने उन्हें पेड़ा नहीं खिलाया। पर इतना जरूर है कि इस पूरे खेल में, शहर मात के खेल में, शरद पवार को इस बार विपक्ष ने और खास तौर से देवेंद्र फडणवीस ने, जो अब सरकार में हैं, उन्होंने पेड़ा जरूर खिला दिया है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको वो सुनवाते हैं। हा स्पीकर हे डायसवर असून देखील आम्हाला 164 मतं मिळाले, कारण एक सदस्य हे पुन्हा संतोष बांगर हे शिंदे साहेबांसोबत शिवसेनेमध्ये सामील झाले आणि त्यामुळे वो शिवसेना से निकलकर अब शिवसेना में एकनाथ शिंदे के साथ शामिल हो चुके हैं। खरं म्हणजे आज यासोबतच आम्ही सन्माननीय अध्यक्षांवर पुन्हा एकदा विश्वासमत व्यक्त करणारा प्रस्ताव पास केला। इसी बात पर, इसी खुशी में आज हम विश्वास मत देने की बात कर रहे हैं स्पीकर साहब के लिए। कारण असं होतं की काल साधारण 12:01 माननीय अध्यक्ष निवडून आले। 12:01 पर सम्मानीय अध्यक्ष जो हैं वो चुनकर जीत कर आए। हा विरोधी पक्षाच्या वतीनं दाखल करण्यात आला। खरं तर तो टेक्निकली करता येत नाही। ज्या दिवशी विश्वासमत प्रस्ताव पास होतो त्या दिवशी अविश्वास प्रस्ताव दाखल करता येत नाही। तथापि सन्माननीय श्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वातील गटाला मान्यता मिळाल्यामुळे, श्रीमान एकनाथ शिंदे जी के समर्थन के वजह से ही समूह को जो है वो ये जीत हासिल हुई है। उसके खिलाफ जाहिर की गई है, उस का उल्लंघन अगर किया जाएगा तो एक्शन लिया जाएगा। अध्यक्षाला ऐकता येऊ नये, कारण अविश्वास प्रस्ताव जर असेल तर त्याच्यावर निर्णय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत अध्यक्ष पिटिशन ऐकू शकत नाही। म्हणून हा केलेला कारभार की जो प्रतिक्रिया है वो गलत है। आज आम्ही विश्वास मताचा प्रस्ताव पास केल्यामुळे आता तो अविश्वास प्रस्ताव रद्द होणार आहे।
कारण विश्वास एकाच प्रस्ताव विषयांवरचे लगाया दोन गया था प्रस्ताव वो शिवसेना द्वारा यानी कि महाविकास आघाड़ी द्वारा वो रद्द किया जाएगा। आज ज्या लोकांनी व्हीपचं उल्लंघन केलंय, भरत शेठ गोगावले यांनी दिलेल्या व्हीपचं ज्यांनी उल्लंघन केलंय, गोगावले द्वारा जो कारवाई ही जर तो उद्धव ठाकरे को हराने के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से उनके पास 164 विधायकों का समर्थन है और एक और शिवसेना का एमएलए भी अब उनके खेमे में आ गए हैं। शाम 7 बजे मीटिंग होगी, उसमें क्या क्या निकलेगा, किसको क्या मंत्रालय मिलेंगे, ये भी आपको बताएंगे। पर इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बनारस से ज्ञानवापी केस की सुनवाई जो है वो आज के लिए खत्म हो गई है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। आज मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी नहीं हुई, 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपनी दलील जो है उसको देगा और बात अपनी खत्म करेंगे, जिसके बाद हिंदू पक्ष को भी बोलने का मौका मिलेगा। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी आशुतोष के पास। आशुतोष, एक बार फिर से जिस केस के ऊपर कई दिनों तक देश में उथल पुथल रही, लोगों की नजर रही, उसकी सुनवाई फिर से शुरू। 12 तारीख को अब दोबारा सुनवाई होगी। आज क्या क्या अहम बातें रही? बिल्कुल 12 तारीख को एक बार फिर से सुनवाई होगी और आज की बात की अगर करें तो आज दोपहर 2 बजे जिला जज की अदालत में कोर्ट बैठी और उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं अभय नाथ यादव, उन्होंने अपनी दलील रखनी शुरू कर दी। इसके पहले जो हिंदू पक्ष की याचिका की ओर से जो 51 बिंदु रखे गए थे, उन पर सिलसिलेवार तरीके से जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं अभय नाथ यादव ने उन्होंने दलील रखी। इस दौरान जो सबसे दिलचस्प बात ये रही कि मुस्लिम पक्ष के वकील जो है वो 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने 1937 के जो दीन मोहम्मद जो केस है उसका भी हवाला दिया और निश्चित कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष की जो याचिका थी उस पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उनका ये कहना था कि जिस जगह पर पूजा के अधिकार की बात कही जा रही है वो जगह मस्जिद परिसर की है, मस्जिद कमेटी की है और बाकायदे वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड भी है। ऐसे में वहाँ पर पूजा का अधिकार लागू नहीं होता है। इसके साथ ही उन्होंने 1937 के दीन मोहम्मद केस का भी हवाला दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदे जो मस्जिद का ढांचा है उसे मुस्लिम पक्ष को दिया है और उसके अलावा जो जमीन बची है उसे हिंदू पक्ष को दिया है। तो ऐसे में आप जहां पर मस्जिद है वहां पर पूजा मत करिए, बल्कि जहां पर आपको जमीन दी गई है वहां पर आप पूजा करिए। तो अपनी बातों पर मुस्लिम पक्ष टिका हुआ है, वहां पर इस बात की सुनवाई है। अब 12 तारीख को इसके आगे की कार्रवाई होगी, तब समझ में आएगा कि आगे की बात कहां तक पहुंचती है। लेकिन अहम फैसला होगा जब भी अदालत इस फैसले को सुनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष। अब आगे बढ़ते हैं और कश्मीर की बात करते हैं, जहां आतंक सालों से उस परेशानी का नाम है जिसे लेकर सिर्फ बातें होती रहती हैं, उसका कोई आखिरी समाधान अभी तक तो कम से कम निकल नहीं पाया है। ऐसा भी नहीं है कि कश्मीर के मुद्दे पर राजनीति नहीं होती, कई बार ऐसे मौके आए जब कश्मीर में आतंक के मुद्दे पर खूब सियासत हुई है, आज तक होती है, अभी तक हुई है। अब ही गिरफ्तार एक आतंकी को लेकर विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है और कहा जा रहा है कि जो आतंकी लश्कर-ए-तोयबा का जिसको बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार किया गया है, वो बीजेपी की कश्मीर में आईटी सेल का यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेल जो है उसका मेंबर है, उसके साथ उसका संबंध रहा है। हालांकि इस मामले पर बीजेपी कुछ खुलकर तो नहीं बोल रही, लेकिन सवाल कई हैं जिसको कम से कम पार्टी को आकर संबोधित जरूर करना चाहिए। क्या यह आतंकवादियों की नई मोडस ऑपरेंडाई है और क्या पॉलिटिकल पार्टी जो एक दूसरे को सर्टिफिकेट देती हैं देशभक्ति का, उनको भी अब यह तय करना होगा कि कितनी जांच करके वो अपनी पार्टी के अंदर लोगों को आने दें। इस रिपोर्ट में देखिए। नाम ताबिल हुसैन, पता राजौरी कश्मीर, लश्कर का कमांडर। नाम फैजल अहमद डार, पता पुलवामा कश्मीर, आईईडी विस्फोटकों का मास्टरमाइंड। ये वो दो नाम हैं जो दहशतगर्दी की दुनिया को बड़ा करना चाहते थे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद जो सबसे चौंकाने वाला कनेक्शन सामने आया है वो है इन आतंकियों का बीजेपी कनेक्शन। ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप है विपक्षी दलों का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का।
चेहरे से ही खूंखार दिख रहे हैं। इन दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने नहीं बल्कि गांव के उन लोगों ने पकड़ा जो आतंक के खिलाफ अपनी मुहिम चला रहे हैं। इन दोनों ही आतंकियों को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के तुकसान गांव से पकड़ा गया और फिलहाल दोनों लश्कर-ए-तैयबा में सक्रिय सदस्य हैं। दोनों को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के तुकसान गांव से पकड़ा गया है। गांव वालों ने जैसे ही दोनों की गिरफ्तारी की, तुरंत पुलिस वालों को इसकी सूचना दी गई और कुछ ही घंटों में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। दोनों ही आतंकियों के पास से जो हथियार मिले हैं उसमें 2 AK सीरीज की राइफल, 7 ग्रेनेड, 1 पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। जैसे ही दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी हुई उसके ठीक बाद सवाल खड़े होने लगे। विपक्ष की ओर से एक के बाद एक ट्वीट सामने आए। कहा गया कि गिरफ्तार आतंकी का कनेक्शन बीजेपी से है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र के ट्वीट को पवन खेड़ा ने रिट्वीट किया जिसमें लिखा गया है, एक सवाल था, ये सब दुर्दांत आतंकवादी भाजपा के पदाधिकारी कैसे बन जाते हैं? जवाब आप देंगे नड्डा जी या अमित शाह जी। इस तस्वीर के साथ एक और तस्वीर है जिसमें एक युवक को पार्टी का फटका पहनाया जा रहा है। कश्मीर में ग्रामीणों ने एक आतंकवादी पकड़ा। वह भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, माइनॉरिटी मोर्चा की आईटी सेल का प्रभारी निकला। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी सामने आई। खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा, जम्मू कश्मीर के गांव वालों ने लश्कर के जिन 2 आतंकियों को पकड़ा है उनमें से एक का संबंध लंबे समय तक भाजपा की आईटी सेल से होने की बात भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष ने स्वयं स्वीकार की है। उस आतंकवादी ने 2 महीने पहले ही भाजपा छोड़ी थी। इस मामले में गहन गंभीर जांच हुई। अब पीडीपी भी सामने आ गई है। महबूबा मुफ्ती ने भी बीजेपी को घेर लिया है। जो का विजिलेंटीज हैं जिन्होंने इखलाक को मारा, उसके बाद उनको फूलों के हार किसने पहनाए? बीजेपी के मिनिस्टर ने पहनाए तब। इसी तरह जो उदयपुर में जिसने कत्ल किया, बेईमाना कत्ल किया, शायद उसका नाम रियाज है, वो किससे मुंसलिक है? बीजेपी के साथ है। बीजेपी का वो फोटो देखी होगी आपने उसकी, बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों के साथ। इसी तरह जो अभी यहाँ तालिब हुसैन पकड़ा गया, एलईटी का मिलिटेंट है, वो बीजेपी की आईटी सेल का इंचार्ज है। जवाब तो अब बीजेपी को देना है कि क्या किस तरीके से वो किन लोगों को वो ये ले रहे हैं अपने साथ। अगर मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा और खासकर मीडिया पे इस टाइप के सवाल उठते हैं, जो डबल स्टैंडर्ड्स आज दिख रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी और तंजीम में ऐसा हुआ होता तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी होती मीडिया ने। एक तरफ आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से राजनीति हो रही है तो दूसरी तरफ पुलिस और सेना इस पर कोई भी बयान देने से बच रही है। I am not aware of any such association, but he was definitely working as a journalist in that area. So how dangerous it becomes because the people masquerading as journalists working for terror organization? Like in the Kashmir Valley, there is a concept of a hybrid terrorist who, along with his normal day-to-day activities, does keep working silently for the terrorists and the terrorist commanders. दूसरी तरफ उन गांव वालों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है जिन्होंने बिना किसी डर दोनों आतंकियों को धर दबोचा। ग्रामीणों को राज्यपाल 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। डीजीपी ग्रामीणों को 2 लाख का इनाम देंगे। कश्मीर में आतंक को खत्म करना अभी भी पुलिस के सामने चुनौती है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक घाटी में 118 आतंकी मुठभेड़ में मारे गए, जिनमें 32 विदेशी आतंकी भी शामिल हैं। सुरक्षाकर्मी भी लगातार कोशिश में हैं कि आतंक खत्म हो जाए, लेकिन अभी भी हथियारों का जखीरा मिलना जारी है। राजौरी में पुलिस ने 6 स्टिकी बम बरामद किए, 1 पिस्टल बरामद किया, 3 पिस्टल मैगजीन बरामद, 1 आईईडी रिमोट बरामद। बड़ा हाइडआउट जो है बस्ट कर दिया और देखिए किस तरीके से एक तो 2 आतंकवादियों को पकड़ा दिया, एक इतिहास रच दिया है। ऐसा ही 2002 में माहौर की पहाड़ियों में हुआ था जब बलबदर के 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। उसके बाद 2009 में देखा कि रुखसाना नाम की एक लड़की ने एक लश्कर तोयबा के एक आतंकवादी को मार गिराया था। यानी कि आतंकवादियों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा दी थी, मुहिम छेड़ दी थी। मेरे ख्याल से इस जो एपिसोड के बाद और भी जो युवा हैं सामने आएंगे और आतंकवाद को पूरी तरह ललकारेंगे। कश्मीर के लिए आतंक एक चुनौती है। एक तरफ सुरक्षाकर्मी आतंक के सफाई में लगे हैं तो दूसरी तरफ आतंकियों की गिरफ्तारी जारी है और हथियारों का मिलना अभी भी कश्मीर के लिए एक बड़ी चिंता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
चलिए, वक्त हो चुका है अब हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। आज योगी सरकार 2.0 यानी कि दूसरे उनका जो पारी है उसके 100 दिन पूरे हो गए। योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बड़ा इवेंट किया और इस इवेंट में योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी पारी की उपलब्धियां पेश की। हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कानून व्यवस्था, विकास, रोजगार और समाज कल्याण को लेकर अपने 100 दिनों में योगी सरकार ने कितना काम किया, जो दावे थे क्या वो पूरी तरह से पूरे हुए हैं और आगे उनके लिए कौन कौन से बड़े चैलेंज बचे हुए हैं। योगी 2.0 के 100 दिन, सरकार को कितने नंबर? इस दूसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान के साथ हम सब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। 100 दिवसीय परीक्षा में योगी को कितने मार्क्स? 100 दिनों के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां भी दी हैं। योगी के 100 दिन के दावे, वादे कितने पूरे, कितने आधे? 100 दिन के लिए जो लक्ष्य तय थे उससे भी आगे बढ़कर के मेरे सहयोगी मंत्रियों ने, उनके विभागों ने, हमारे प्रशासनिक मशीनरी ने, हमारे पुलिस विभाग ने, सभी विभागों ने अपने अपने स्तर पर एक बेहतरीन प्रयास करके उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। यूपी में चल रहा है बाबा का बुलडोजर। क्या बुलडोजर मॉडल बनेगा देश का मॉडल? हम लोग केवल भाषण पे विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि जो कहा सो किया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के समय अहर्निश प्रयास करते हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ के ये 100 दिन कैसे रहे? कितने वादे पूरे हुए? जनता को क्या मिला? अपराधियों पर कितनी नकेल कसी गई? बाबा के बुलडोजर ने कितने अपराधियों को टाइट किया? महंत मुख्यमंत्री को दूसरी परीक्षा में यूपी की पब्लिक कितने मार्क्स दे रही है? परिणाम आपके सामने आने वाला है, लेकिन सबसे पहले उस परीक्षा का पेपर क्या था वो जान लीजिए, और इसे जानने और समझने के लिए आपको 100 दिन पीछे चलना होगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उपद्रवी कोई भी हो, अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, अगर कोई कानून के विरुद्ध आचरण करेगा, बहुत सख्ती से निपटेंगे। ये वोट बैंक की राजनीति से हटकर के कार्य है। अगर 1 रुपया शासन भेजता है तो 1 रुपया गरीब के खाते में जाता है। पिछली सरकारों की ये विफलता थी ना, आगे किसी प्रकार की कोई बात है। हमने जो कहा है प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल देने के लिए वह देंगे। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के काम करना है तो करेंगे। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बना। यूपी में पहली बार किसी एक शख्स ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा शपथ ग्रहण लेते ही विभागों को लक्ष्य बनाकर काम करने का आदेश दे दिया। इसके तहत 5 साल के एक्शन प्लान के साथ साथ 100 दिन का एक्शन प्लान बनाने का आदेश दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के
उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। योगी सरकार 2.0 में सबसे पहले 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया गया, लेकिन इस एक्शन प्लान पर कितना काम हुआ, कानून व्यवस्था कितनी सुधरी, रोजगार के क्षेत्र में क्या काम हुआ, योगी सरकार 2.0 में उत्तर प्रदेश का कितना विकास हुआ, उसका रिपोर्ट कार्ड देखिए। योगी आदित्यनाथ ने यह चुनाव कानून व्यवस्था के नाम पर लड़ा। बुलडोजर बाबा की छवि लोगों को बहुत पसंद आई और यूपी की जनता ने योगी आदित्यनाथ को अगले 5 साल के लिए फिर से यूपी की कमान सौंप दी। योगी सरकार 2.0 में भी बाबा का बुलडोजर जोर शोर से चला। माफियाओं और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर जमकर बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रदेश में 63 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन माफियाओं के गैंग के 896 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। 431 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। 178 के विरुद्ध गुंडा एक्ट लगाया गया। 884 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। 13 के खिलाफ NSA की कार्रवाई हुई और माफियाओं की 844 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। यूपी में योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को टाइट किया, अपराधियों के मन में एक डर पैदा किया और इसकी एक बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ की कड़क छवि और त्वरित एक्शन के मॉडल को माना जा सकता है। और अब इसी मॉडल पर देश के कई राज्य चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल पर अब देश के कई राज्य चल रहे हैं। बिहार में अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में दंगे के आरोपियों के अवैध निर्माण को बुलडोजर ने ध्वस्त किया। गुजरात के हिम्मतनगर में हिंसाग्रस्त इलाकों में अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस शासित राजस्थान में भी 150 मकानों और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने सिस्टम को सबसे पहले दुरुस्त किया। योगी सरकार 2.0 के पहले 100 दिन में 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई। 5,381 नए पदों को मंजूरी दी गई। हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क बनाया गया। देवबंद, बहराइच और अलीगढ़, कानपुर समेत कई अलग अलग जिलों में ATS की फील्ड यूनिट बनाई गई। योगी सरकार ने अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड तो पेश कर दिया। सरकार का दावा है कि उसने अपने वादे पूरे किए हैं, लेकिन इस दावे का लिटमस टेस्ट जनता की अदालत में होता है। तो कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन कैसे रहे, ये खुद जनता से सुनिए। माफियाओं को अंदर कर दिए हैं। इस सरकार से मैं बहुत खुश हूँ। जो दंगाई हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उनके खिलाफ इसी तरीके से कठोर कार्रवाई हो। जिस हिसाब से माफियों की कमर तोड़ रखी है, अच्छे कामकाज हो रहे हैं, सरकारी जो भी काम है वो सारी इस समय इजी गोइंग हो जा रहे हैं। हम लोग घरों में मतलब अच्छे से हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। जैसे घरों में रहते हैं वैसे बाहर भी खुलेआम हम लोग जा सकते हैं। कानून व्यवस्था पर योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल अभी तक पास रहा। जनता भय मुक्त है क्योंकि अपराधियों के मन में एक भय की भावना है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लाउड स्पीकर का मुद्दा काफी बड़ा रहा। अजान वर्सेस हनुमान चालीसा पर पूरे देश में बहस छिड़ गई थी, लेकिन योगी सरकार ने बिना कोई भेदभाव मंदिरों और मस्जिदों से स्पीकर को उतरवाने का काम शांतिपूर्ण तरीके से किया। धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए योगी की इस पहल को काफी सराहा गया। यूपी में युद्ध स्तर पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया गया। 75,000 लाउडस्पीकर हटाए गए। 57,000 की आवाज कम करवाई गई। 1,32,000 लाउडस्पीकर पर कार्रवाई हुई। उतारे गए लाउडस्पीकर में से 20,000 स्कूलों को और 2,000 पब्लिक एड्रेस सिस्टम को दिए गए। निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था अगर बेहतर होगी तो फिर निवेश और जो दूसरे डेवलपमेंट है वो भी तेजी से हो सकते हैं, क्योंकि बाहर के लोग सबसे बड़ा सवाल लेकर कानून व्यवस्था का आते हैं और ऐसे में अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त है तो निश्चित तौर पर
निवेश को भी बढ़ावा मिलता है और उसी की कोशिश सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में भी की थी और दूसरे कार्यकाल में भी कमोबेश कानून व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। किसी भी राज्य के विकास पथ को प्रबल करने के लिए सड़कों का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रदेश के बेहतर विकास के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाना जरूरी है। ऐसे में योगी के पहले कार्यकाल में 3 एक्सप्रेसवे पर काम शुरू किया गया। वो बुलंदखंड एक्सप्रेस हो गया और गंगा एक्सप्रेसवे जो पर्यावरण है वो हो गया, और जैसे विकास की गति देखें तो नए नए हाईवे उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनता को सौंप दिया गया है और अब 1 हफ्ते में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। इन 100 दिनों में प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी बेहतरीन कार्य हुए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगले सप्ताह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। विकास की दृष्टि से योगी 2.0 के पहले 100 दिन के लक्ष्य में सबसे चर्चित प्रयास ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करना रहा। पीएम की अध्यक्षता में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई सेरेमनी में यूपी में 80,000 करोड़ के निवेश की नींव रखी गई, जिसमें देश के बड़े उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। 1400 से ज्यादा कंपनियां लखनऊ पहुंची। 80,000 करोड़ के निवेश का खाका खींचा गया। दावा है कि प्रदेश में सीधे तौर पर 5 लाख रोजगार पैदा होंगे। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से 25 लाख लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। 80,000 करोड़ रुपए की लागत से जो उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर लग रहे हैं, इनमें 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। और यही नहीं, इन 100 दिनों के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां भी दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने का प्रण लिया है और दावा है कि सरकार के प्रयासों से इसके आसार प्रबल से प्रबलतम होते जा रहे हैं। योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर में काफी कमी आई। 2017 में जो बेरोजगारी दर 17.5 थी, अब वो घटकर 2.9% हो गई। प्रदेश के अंदर 2016-17 में जो बेरोजगारी की दर 18% के आसपास थी, आज वह घट करके औद्योगिक निवेश, सरकार के द्वारा दी जाने वाली नौकरियां, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अभिनव योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना और इन तमाम योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वह वर्तमान में 2.9% तक रह गया है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में गन्ना किसानों का भुगतान बहुत बड़ा मुद्दा था। योगी आदित्यनाथ ने किसानों से वादा किया था। किसानों ने योगी पर भरोसा जताया और इसका परिणाम अब दिख रहा है। पिछले 100 दिनों में 12,530 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान हुआ। 2017 से लेकर अभी तक 1,76,639 करोड़ का भुगतान हुआ है। बिचौलियों के सफाई के लिए गन्ना किसानों को यूनिक ग्रोवर कोड दिया गया है। 2022-23 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी कर दी गई है। 100 दिनों के अंदर प्रदेश के गन्ना किसानों का 12,537 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और अगर पिछले 5 वर्षों के हम डाटा पर ध्यान दें तो इसमें 1,76,638 करोड़ रुपए का अब तक गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है। योगी सरकार में सिर्फ गन्ना किसान ही नहीं बल्कि आम किसान भी खुशहाल है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में किसानों के लिए कई परियोजनाएं लागू की गई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत 502 करोड़ स्वीकृत किए गए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत
अब तक यूपी में 47,397 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में दिए जा चुके हैं। किसानों की सहायता के लिए 54 कृषि कल्याण केंद्र बनाए गए हैं। योगी सरकार का दावा है कि दूसरी पारी के पहले 100 दिनों में जो टारगेट सेट किया वो अचीव कर लिया गया। लेकिन 5 साल की सरकार के ये शुरुआती 100 दिन ही हैं। आगे 4 साल 9 महीने का कार्यकाल अभी भी बाकी है। ऐसे में चुनौतियां भी काफी हैं। और सबसे बड़ी चुनौती है विपक्ष, जो पिछली बार से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। 100 दिन में आप ही लोगों के टीवी पर मैंने देखा कि जो गरीबों के इलाज के लिए दवाई जाती थी, 17 करोड़ रुपए की दवा एक्सपायर कर गई, बांट नहीं पाई। इतना मतलब काम किया कि 17 करोड़ की दवाइयां नहीं बांट पाए, एक्सपायर हो गई, बेकार। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी पारी के पहले 100 दिनों में अपराध और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा पेश किया, लेकिन ये जीत अभी अधूरी है। ललितपुर के पाली थाने में गैंगरेप पीड़िता से थाने मेरे, चंदौली में दबिश के दौरान पुलिस की बर्बरता से युवती की पिटाई और फिर संदिग्ध मौत, प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या, ईद से पहले अयोध्या में आपत्तिजनक मांस और धार्मिक पुस्तक को फाड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा में पथराव और तोड़फोड़, 3 जून के बाद एक बार फिर 10 जून को प्रयागराज, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद समेत कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई। अग्निपथ योजना के विरोध में भी बिहार से सटे बलिया, जौनपुर, चंदौली समेत कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया, इसमें हिंसा हुई। झांसी में एक किसान ने पेड़ से लटक कर जान दे दी क्योंकि लेखपाल घूस मांग रहा था। योगी आदित्यनाथ के 100 दिन पूरे होने पर सरकार और सिस्टम की पीठ थपथपा, लेकिन कुछ आंकड़े अभी भी चुभने वाले हैं। अगर यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, पूरे देश के सामने उत्तर प्रदेश को एक नजीर के तौर पर पेश करना है, तो जरूरी है समाज के सबसे निचले तबके का भी उत्थान करना, प्रदेश के हर एक बाशिंदे की दिक्कतों को एड्रेस करना। तभी यूपी सरकार का सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित का नारा 100% सच साबित होगा। यूपी में राम राज्य का सपना तभी पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।